Hello everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor Botany, MLB Government College, Bhilwara. BSc Part 1, Botany, Paper Second, एंथोसेरोस के रिप्रोडक्शन का आज ये लास्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें हम डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल, स्पोर्स किस प्रकार के होते हैं, स्पोर जर्मिनेशन और एंथोसेरोस का लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं एंथोसेरोस का स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट का चित्र है। ये पिछले लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था। एंथोसेरोस का जो स्पोरोगोनियम है वो काफ़ी एडवांस होता है। फुट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और कैप्सूल में डिवाइडेड होता है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम असीमित वृद्धि या इनडेफिनिट ग्रोथ करता है और कैप्सूल को ग्रो करता है, लंबाई बढ़ती है कैप्सूल की। और फुट जो है थैलस की कोशिकाओं से जल और खनिज लवण का अवशोषण करके इन कोशिकाओं को प्रोवाइड करता है और आगे जो स्पोरोजीनस टिश्यूज़ हैं वो स्पोर्स और स्यूडोइलेटर्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपने चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर कि ये स्पोरोगोनियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स दिख रहे हैं, इलेटर मदर सेल हैं, फिर ऊपर आप स्यूडोइलेटर्स देखते हैं और स्पोर टेट्राड्स देख रहे हैं। ये एक स्पोर टेट्राड है, इस प्रकार से नज़र आ रहा है ये। और ये इधर वाले चित्र में ए में आप देखते हैं स्पोर मदर सेल, इलेटर मदर सेल। स्पोर मदर सेल गोल हैं, इलेटर मदर सेल इलोंगेटेड हैं। इलेटर मदर सेल स्यूडोइलेटर्स बनाते हैं, एक या दो बार विभाजित होकर। स्यूडोइलेटर्स सिंपल या ब्रांच भी हो सकते हैं और स्थूलन पट्टियाँ नहीं पाई जाती हैं इनमें। ये डिप्लॉयड होते हैं और डेड सेल्स हैं। स्पोर मदर सेल्स मियोसिस के पश्चात 4 स्पोर्स का निर्माण करते हैं जो कि एक स्पोर टेट्राड के फॉर्म में लगा है। अब आप देखते हैं कि जब कैप्सूल पूरा परिपक्व हो जाता है तो संपुट का जो स्फुटन है, कैप्सूल का जो डेहिसेंस है, वो शुष्क परिस्थितियों में होता है। जब वातावरण में नमी कम होती है तब ये इसमें डेहिसेंस का प्रोसेस शुरू होता है और स्फुटन जो है शीर्ष की ओर से, ऊपर की तरफ से आधार की ओर पाया जाता है। इस प्रकार का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं तलाभिसारी क्रम। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बेसीपीटल सक्सेशन। बेसीपीटल मतलब टूवर्ड्स बेस। परिपक्व जो बीजाणु हैं वो ऊपर के भाग में है और ऊपर का जो हिस्सा है संपुट का वो नीला, भूरा अथवा काला हो जाता है और ड्राइनेस की वजह से संपुट के शीर्ष पर जो वॉल लेयर्स हैं, जो भित्ति की कोशिकाएं हैं, वो शुष्क होने लगती हैं और सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने से वो अंदर जो स्पोर्स और आभासी इलेटर हैं उन पर प्रेशर बनाती हैं और इसके फलस्वरूप क्या होता है, स्फुटन रेखाएं या दरार बनने लगती है। शीर्ष पर दरार बनने लगेगी और ये दरार क्रमशः चौड़ी होती जाती है। तो बीजाणु और आभासी इलेटर परिपक्व जब हो जाते हैं और मैंने बताया आपको कि ये तलाभिसारी क्रम है, ऊपर से नीचे की ओर। तो स्फुटन रेखा जो है या ये दरारें जो है नीचे की ओर बढ़ती जाती हैं। स्फुटन रेखाओं के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं कपाट या वॉल्व। और स्फुटन के बाद क्या होता है कि संपुट की जो भित्ति है, कैप्सूल की जो वॉल है, वो उतने ही कपाटों में विभक्त हो जाती है जितनी स्फुटन रेखाएं होती हैं। और जो कैप्सूल है, जो डहिस्ड कैप्सूल है या स्फुटित संपुट है, उसकी जो भित्ति है उसके मध्य में कॉल्यूमेला जो कैप्सूल में सेंटर में प्रेजेंट है, जो उसको यांत्रिक सपोर्ट देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, वो एक जीभिका के समान दिखाई देता है। ये आप अगले चित्र में देखेंगे। इस प्रकार से आप ये देखिए कि ये वॉल्स दिख रहे हैं आपको कि स्फुटन रेखाएं बनी, वॉल्स बने, कपाट बने और ये लंबी आपको ये कॉल्यूमेला
नजर आ रही है। ये डहेज्ड कैप्सूल का चित्र है। अब आप देखिए कि जब ये कैप्सूल जो है इसमें डेहेसेंस स्टार्ट हो जाता है तो संपुट भित्ति का स्फुटन होने पर ये जो अंदर इसमें जो स्पोर्स और स्यूडोइलेटस भरे हुए हैं ये अनावृत हो जाते हैं और संपुट भित्ति सूखने पर पीछे की ओर बल खाने लगती है और कुंडलित हो जाती है। इसी के प्रभाव से क्या होता है, बीजाणु बाहर निकलते हैं, इसमें से डिस्पर्सल होता है इनका और हवा में बिखर कर इधर उधर गिर जाते हैं, इधर उधर उड़ जाते हैं। और आभासी इलेटर भी शुष्कता के कारण ऐंठने लगते हैं, जिससे बीजाणुओं का जो मास है, स्पोर जो हैं वो ढीले हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं और उनका डिस्पर्सल इजीली हो जाता है। इस प्रकार से स्यूडो इलेटर्स बीजाणु के प्रकीर्णन में मदद करते हैं। कॉल्यूमेला के सूखने से ये ऐंठने लगती है और जिससे बीजाणु सहेती छिटकने लगती है और बीजाणु वायु में इधर उधर बिखर जाते हैं। अब आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि सक्सेसिव स्टेजेस इन द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, कि स्पोर का जो जर्मिनेशन हो रहा है या स्पोर का अंकुरण हो रहा है उसकी अलग अलग अवस्थाएं क्या हैं। ए में आपको एक स्पोर नज़र आ रहा है और स्पोर कैसा हो गया, स्पोर हेप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि ये मियोसिस के पश्चात बना है। एक स्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद 4 स्पोर्स या एक स्पोर टेट्राड का निर्माण कर रहा है। तो स्पोर बहुत ही छोटे साइज का है, एक कोशिकीय है, अगुणित संरचना है और गैमिटोफिटिक अवस्था की ये पहली स्टेज है। गैमिटोफिटिक अवस्था यहाँ से दोबारा से शुरू होती है और कई जातियों में ये गहरे भूरे अथवा काले रंग के हैं, किसी किसी जाति में ये पीले रंग के भी होते हैं, जैसे कि पियर्सोनाई में, एंथोसेरोस लेवाइस में या हिमालयंसिस में। तो काले रंग के भी हो सकते हैं, पीले रंग की भी हो सकते हैं। और हर बीजाणु के ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं, आउटर एक्सोस्पोर, इनर एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर को बाह्यभित्तीय या बाह्यचोल भी कहते हैं और एंडोस्पोर को अंतःभित्तीय अंतःचोल भी कहते हैं। बाह्यभित्तीय आप चित्र में देख पा रहे हैं कि स्थूलित है, इसमें बहुत सारे स्पाइन्स और ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं और एक टेट्राहेड्रल टेट्राड के फॉर्म में है, ये चतुष्फलकीय है और एक त्रिअरी उभार, ये ट्राई रेडिएट रिज डायग्राम में आपको स्पोर पे नजर आ रहा है। इस प्रकार से ये बीजाणु की संरचना है। अब आता है कि जर्मिनेशन ऑफ स्पोर कैसे होता है। जैसे ही ये स्पोर्स भूमि पर गिरते हैं ये नमी अवशोषित करके फूल जाते हैं आकार में, तो इनका साइज बढ़ जाता है। अंकुरण उन्हीं अवस्थाओं में होता है जब स्पोर को उचित आवास और उचित वातावरण, उचित नमी मिले। अगर उचित परिस्थितियां नहीं हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, तो बीजाणु का अंकुरण तुरंत स्टार्ट नहीं होगा, वो अनुकूल परिस्थिति आने तक जीवन के योग्य रहता है। बीजाणु सबसे पहले जल अवशोषित करके फूल जाते हैं और बाह्यचोल जो है, त्रिअरी उभार है, जो भी आपको बताया मैंने कि ट्राई रेडिएट रिज है, उस पर से तड़क कर टूट जाती है और अंतःभित्ति यानी कि अंदर की जो लेयर है वो एक जनन नलिका के फॉर्म में बाहर की ओर निकल आती है, जैसा कि आप ये बी में देख रहे हैं। बाहर की लेयर टूट गई फूल के, अंदर की लेयर बाहर एक जनन नलिका के फॉर्म में आ गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जनन नलिका। और जो अवर्णी लवक होते हैं वो प्रकाश के प्रभाव से हरित लवक में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इस जनन नलिका, या इसको हम अंकुरण नाल भी बोलते हैं, जर्मिनेशन ट्यूब भी बोलते हैं, इसके अंतस्थ सिरे पर, इसके डिस्टल एंड पर क्या होता है, 2 अनुप्रस्थ विभाजन होकर एक 3 कोशिकीय सूत्र बन जाता है। ठीक है, और फिर इसमें विभाजन होता है तो ये अष्टांश बन जाता है। जो शीर्ष वाली कोशिका है वो दोबारा विभाजित होती है। उसमें क्या होता है कि शीर्ष पर जो कोशिका है उसमें एक दूसरे के समकोण पर 2 उद्रक विभाजन होंगे, जिसके फलस्वरूप एक ऑक्टेंट बन जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो इस प्रकार से ये जो ऑक्टेंट बनता है, इसकी कोशिकाओं में विभिन्न तलों में विभाजन होकर एक बेलनाकार संरचना बनती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं एफ में, और इससे तरुण सुकाय का निर्माण हो रहा है।
प्रथम जो मूलाभास है वो थोड़ा बाद में बनता है, और ये जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसमें एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभज्योतक विकसित हो जाता है, जो फर्दर वृद्धि करके इसके आकार को बड़ा करता है और सुकाय की संरचना होती है, सुकाय बन जाता है। तो ये बीजाणु का किस प्रकार जर्मिनेशन हो रहा है इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, या हम इसको बोलते हैं जीवन चक्र, पीढ़ी एकांतरण या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सबसे ऊपर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सबसे टॉप पे नज़र आ रहा है, ए लिखा है एंथोसिरोस थैलस। ठीक है, थैलस कैसा है? गैमिटोफिटिक थैलस है, गैमिटोफाइट है, हेप्लॉइड है, अगुणित है, एन लिखा हुआ है ब्रैकेट में उसके नीचे, यानी कि हेप्लॉइड। थैलस पर क्या पाए जाते हैं? थैलस के अंदर पाए जाते हैं धसे हुए एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया चित्र में आप देख पा रहे हैं, मैंने बताया था कि पुंधानी प्रकोष्ठ के अंदर है, उसकी छत 2 स्तर की है, पुंधानियाँ समूह में उपस्थित हैं और अलग अलग अवस्थाओं में, छोटी बड़ी एक साथ हैं। आर्चिगोनिया आप सिंगल देख रहे हैं। एंथ्रीडिया में बने आपके ये पुमड़ू। इधर आपको चित्र में नज़र आ रहा है एग, दोनों का संलयन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बन गया। जायगोट में फिर सबसे पहले उद्रक विभाजन है, फिर ये डिवीजन है, 4 सेल्ड स्टेज है, क्वाड्रेंट, फिर ऑक्टेंट, और फिर ये 2 क्षेत्र विकसित हो जाते हैं, एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम। एम्फीथीशियम बनाता है प्रप्रसूतक या आर्केस्पोरियम, जो कि बनाता है फर्टाइल पार्ट, और अंदर का जो एंडोथीशियम है वो बनाता है कॉल्यूमेला। फुट विकसित हो जाता है इस प्रकार से। इसमें जो आर्केस्पोरियम है, प्रप्रसूतक है, वो 2 भागों में बट जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू बनाता है, और स्पोरोजीनस टिश्यू आगे चल के बनाते हैं स्पोर मदर सेल या स्यूडोइलेटर मदर सेल। स्यूडोइलेटर मदर सेल से बनते हैं स्यूडोइलेटर्स, और स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस। इंपॉर्टेंट स्टेप आता है अब। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं स्पोर मदर सेल, उसमें हो गया मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, और बन गया स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड में स्पोर्स हैं, और ये स्पोर जर्मिनेट करके नए थैलस का निर्माण करते हैं। इस तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं स्पोर से लेकर ये एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया में जहाँ एग और एंथेराजॉइड हैं वहाँ तक गैमिटोफिटिक अवस्था है, और जाइगोट से लेकर स्पोर मदर सेल तक आती है स्पोरोफिटिक अवस्था, यानी कि बीजाणुबद्ध अवस्था, जो कि डिप्लॉइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इससे भी समझ सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लाइफ साइकिल ये दिखाई है, इसमें ऊपर की तरफ तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है कि बाय ट्यूबर्स, बाय डेथ एंड डिके ऑफ थैलस, ये सब दिखाया है, और नीचे आपको ये एंथोसिरोस थैलस, इसमें है एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया, एंथ्रीडियम में बन रहा है एंथेराजॉइड, आर्चिगोनियम में एग, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, डिविजन्स हुए, जाइगोट में बन गया यंग स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में है स्पोर मदर सेल, मियोसिस हुआ, स्पोर टेट्राड, स्पोर्स, जर्मिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एंथोसिरोस थैलस। तो इस प्रकार से ये जीवन चक्र या लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें पीढ़ी एकांतरण कैसा है। एक पीढ़ी है गैमिटोफिटिक, दूसरी पीढ़ी है स्पोरोफिटिक। तो गैमिटोफिटिक जो स्टेज है वो डोमिनेंट है, स्पोरोफिटिक फेज गैमिटोफाइट पर आश्रित है, और दोनों जो ये पीढ़ियां हैं, प्रवस्थाएं हैं, स्पोरोफाइट या गैमिटोफाइट, ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली भी बहुत वेरी कर रही हैं। एक हेप्लॉइड है, एक डिप्लॉइड है, एक थैलस है, एक फुट सीटा कैप्सूल में बटा है। यहाँ पर सीटा नहीं है, सिर्फ फुट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और कैप्सूल है। तो दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार से इस प्रकार का जो पीढ़ी एकांतरण है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण। विषम रूपी, विषम मतलब दोनों जो पीढ़ियां हैं उनमें विषमता है, उनका रूप समान नहीं है, समरूपी नहीं है, विषम रूपी, विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण, हेट्रोमॉर्फिक।
यानी कि एक थैलस है, एक स्पोरोफाइट है और उनमें विषमता है, एक हैप्लॉइड है, एक डिप्लॉइड है। इस प्रकार के पीढ़ी एकांतरण को हम कहते हैं विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण, हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इसके साथ ही ये एंथोसेरोस का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है। और अब आगे हम दूसरे ब्रायोफाइट फिनेरिया को स्टडी करेंगे। थैंक्स।